नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट नंबर 6 लगाने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये मध्य प्रदेश पीएससी के लिए है। खासकर जो है इसमें मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं वो सिर्फ मध्य प्रदेश पीएससी, और बाकी अन्य एग्जाम है तो जो एमपीजी के है वो ऑल ओवर ज़्यादातर जो है वो समय सेम देखने को मिलता है। तो वो भी आप जो है वो अन्य अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हो। देखिए, हम पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित नेताओं और स्थानों में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। इसमें हमें बोला गया है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जगह से, किस स्थान से जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है वो विद्रोह किया था। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि रानी अवंतीबाई रामगढ़ से, बिल्कुल सही है। ये रामगढ़ ये कहाँ पर पड़ता है? मंडला से। मंडला से जो है इन्होंने विद्रोह किया था। राजा बख्तावर सिंह, ये धार जिले का अमझेरा से, तो ये भी सही है, इन्होंने वहां से किया था। शहादत खां और भागीरथ सिलावट, इन्होंने भोपाल से नहीं किया था, दरअसल भोपाल से नहीं किया था, इन्होंने इंदौर से किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शहादत खान और भागीरथ सिलावट। तो इन्होंने जो है कहाँ से विद्रोह किया था? इंदौर से किया था। और ठाकुर रणमत सिंह ने जो है वो सतना से किया था। तो ये भी याद रखना। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम आपसे पूछते हैं तो वो रीवा में है, ना कि सतना में है। तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो आपको पता होगा कि जैसे कि दिल्ली से जो है वो किसके द्वारा, दिल्ली से जो है वो बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। ठीक है। तात्या टोपे हो गए, तो इन्होंने कानपुर से किया था। और जो बेगम हजरत महल हो गई तो लखनऊ से किया था इन्होंने। एंड बात की जाए तो और कौन सा, और बात की जाए तो जो बरेली से है, तो बरेली से जो है वो खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था। तो ये ऑलमोस्ट जो है पूछ ले जाते हैं कौन कौन से 1857 में कौन कौन सी जगह से जो है वो विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह दरअसल जो है वो फेल क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें यूनिटी नहीं थी, देश भावना शक्ति नहीं थी, क्योंकि सब अपने अपने लिए राज्य के लिए लड़ रहे थे, तो इस वजह से जो है फेल हो गया था। और बाकी मध्य प्रदेश की आपको ये सबको याद रखना है। ओके, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना जो है कब हुई थी? 1956, 1969, 1959 या 1961। तो भोपाल हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना हुई थी 1969 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 1969 में। इसके 7 साल बाद जो है वो उर्दू अकेडमी की हुई थी, उर्दू ग्रंथ अकेडमी। ये जो है वो 1976 में जो है वो इस समय हुई थी। कला की बात की जाए, मध्य प्रदेश कला परिषद की जो है वो कब हुई थी? मध्य प्रदेश कला परिषद ये हुई थी 1952 में। ओके, 1952 में हुई थी कला परिषद की। साहित्य की बात की जाए तो ये हुई थी 1954 में। भारत भवन हो गया 1982 में हुआ था, तो ये भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, क्योंकि चार्ल्स कोरिया इसका डिजाइन था। तो ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, सिंधी हो गया और तुलसी हो गया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1983 में इसकी हुई थी, तो इसके 1 साल बाद ही जो है वो इसकी हो गई थी। और वहीं अगर बात करें तो 87 में जो है वो आपको 1987 में जो है वो तुलसी अकेडमी की स्थापना हुई थी। तो इन सबको याद रखना है। हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1976, कला परिषद 1952, साहित्य की बात की जाए 1954, भारत भवन 52, सिंधी तुलसी 1983, 1987, इन सबको आपको याद रखना है। सीधा सीधा जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, फ्री और प्लस क्लासेस, तो फ्री क्लासेस में आपको जो है लिमिटेड सिलेबस कराया जाएगा। पीडीएफ नोट्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर लिमिटेड रहेंगी। लेकिन आप प्लस कोर्स खरीदते हो तो यहाँ पर कंप्लीट आपको एमपीपीएससी का प्री और मेंस का जो है वो यहाँ पर सिलेबस कराया जाएगा। मॉक टेस्ट आपके पास अनलिमिटेड रहेंगे, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे प्रत्येक सेशन की। एंड यहाँ पर आपको जितने भी एमपी के वेरियस एग्जाम उनके लिए यहाँ पर कवर कराया जाएगा। मॉक टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आंसर राइटिंग वगैरह सब बैच यहाँ पर रहेंगे। बेनिफिट क्या रहेगा सब्सक्रिप्शन लेने से? लाइव क्लासेस रहेंगी यहाँ पर आपको
ठीक है। डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट कोर्सेस आपको, डिफरेंट टीचर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो भी आपके डाउट हैं वो आपको क्लास में सॉल्व कराए जाएंगे इंटरेक्शन पोल के माध्यम से। ठीक है, जितने भी एजुकेटर हैं उसे आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर पाओगे वन सब्सक्रिप्शन के साथ। ऑनलाइन ऑफलाइन आप वीडियो देखना चाहते हो तो सबको यहाँ पर रिवीजन पे प्रोवाइड हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है, तो अभी आप अगर ये लेते हो सब्सक्रिप्शन तो आपको बेनिफिट क्या रहेगा, आपको एक मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आपके डाउट हैं तो वो ऑडियो कॉल के माध्यम से आपको डाउट जो भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो वो सब यहाँ पर आपको पूछ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अभी ये टेस्ट सीरीज है, मंडे टू सैटरडे चलती है, फ्री मॉक टेस्ट है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे। ठीक है, ये भी जो है, और अभी आप जो है वो 60 डेज का बैच खरीदना चाहते हो हिंदी मीडियम में, तो ये स्टार्ट हो चुका है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। 19 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। यहीं बात की जाए तो अगर आप कॉलेज में हो या आपके आगे का प्लान है कि पीएचडी करना है मुझे 1-2 साल में, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। 2 साल का जो है फाउंडेशन वैसा है, इसमें आपको एजुकेटर मिलेंगे जो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इंग्लिश मीडियम के लिए ये वाला है, 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, तो इसे भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको कोर्स खरीदने के लिए अनअकैडमी का प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है ऐप, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वहाँ से भी कर सकते हो। ये 24 मंथ, 12, 6, 3 मंथ के अलग अलग जो है वो यहाँ पर प्राइस दिए हुए हैं। इसके 16 हैं, इसके 11 हैं, इसके 9 है, इसके 5 है, पर आपको इतना पे करने की जरूरत नहीं है। आपको कोड लगाना है GE10। GE10 आप कोड लगाओगे तो सीधा आपके जो है प्राइस ड्रॉप हो जाएंगे, सीधा सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको मिल जाएगी, तो आप इसे खरीदना चाहते हो तो जरूर खरीद सकते हो। ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवंती का साम्राज्य 2 भागों में जो है वो विभक्त है, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। इसके द्वारा विभाजित किया गया है सतपुड़ा, विंध्य, मेकाल पहाड़ी या नर्मदा नदी के द्वारा। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, ये बार बार तो यहाँ पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का, अगर मैं रफली डायग्राम जो है वो बनाता हूँ मध्य प्रदेश का कुछ इस तरीके से, तो ये आपको नर्मदा सोन घाटी देखने को मिलेगी। इधर जो है वो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, इधर विंध्याचल वाला क्षेत्र है, ये पूरा जो है वो मालवा का क्षेत्र है। तो यहाँ पर अवंती जो थी वो इसी समय थी, अवंती महेश्वती हो गई, ये सब चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं, जो कि 16 जनपदों में से एक थी। ठीक है, अवंती हमारे भारत में जो पहले जहाँ 16 महाजनपद हुआ करती थी, जिसमें से एक दक्षिण की हुआ करती थी। दक्षिण की एकमात्र थी असमक थी, जिसकी राजधानी क्या थी, पोतन थी या पोटली, आपको मिल जाएगी। ये गोदावरी नदी के किनारे थी, तो ये एकमात्र दक्षिण भारत की थी। ठीक है, बाकी अलग अलग जगह थी। तो ये जो है वो बिंद श्रेणी है, यहाँ पर जो है वो बिंद श्रेणी है, इसके द्वारा उत्तरी और दक्षिणी अवंती में जो है वो विभाजित किया जाता था। तो याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मालवा का पठार है वो किसके उत्तर में है, तो आपको याद रखना है ये बिंद के उत्तर में है। ठीक है, ये इधर वाला क्षेत्र आप देख रहे हो, ज्यादातर जो भाग है ये मालवा का पठार है। इधर बात की जाए तो ये मध्य भारत का पठार हो जाएगा, बुंदेलखंड का हो गया, ठीक है, रीवा पन्ना हो गया, बघेलखंड का हो गया, ये नर्मदा सोन घाटी हो गई, और इधर बात की जाए तो ये सतपुड़ा वाला क्षेत्र हो गया। तो इन सबको याद रखना है। मध्य प्रदेश का भूगोल से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया है कि जो 16 महाजनपद थी, इनमें से जो है वो कौन से ग्रंथ में देखने को मिलता है इसका निकाल, तो बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर, अगुंतर अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय में जो है वो 16 महाजनपदों का जो है बखान है। ये कौन है, बौद्ध ग्रंथ है एक तरीके से। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है, उसमें जो है वो 16 महाजनपदों का जो है वो बताया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की अनुमानित प्रतिशत कितना है, 18%, 20%, 21% या 23%। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 21%, 21.1% के करीबन जो है वो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां निवास करती हैं। मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की आपसे पूछ लिया है कि स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, ये 7वीं जनगणना थी। ठीक है, वही मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 6% है। ठीक है, भारत की जनसंख्या का कितना है, 6% है। 7,26,26,26,000
809 के करीबन जो है वो मध्य प्रदेश की ये जनसंख्या है। ओके, 7,26,26,000 जो है वो 809 के करीबन जो है वो मध्य प्रदेश की जनगणना है। और बात की जाए जनसंख्या है, सॉरी, और ये 6% है। वहीं हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो 9:1 है। वहीं आपसे भारत का पूछ लिया है तो 9:4 है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? इंदौर में पाई जाती है। सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो कहाँ पर है? इंदौर में अधिक। और सबसे कम आपसे पूछ लिया है तो 2011 की अगर हम बात करें तो उस समय हरदा थी, लेकिन अभी जो है वो क्या है कि नया जिला बना है, जैसे निवाड़ी है, तो उसमें सबसे कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछ लिया है तो हरदा याद रखना है, क्योंकि वहां से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर आपसे मान लो घनत्व पूछ लिया है कि घनत्व कितना है मध्य प्रदेश का, तो 236 है। ठीक है, 236 जो है वो ये घनत्व है। और आपसे भारत का पूछा जाए कि भारत का जो है वो कितना है, तो इसकी बात की जाए तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा अपना 382। ठीक है, 382 जो है वो ये भारत की घनत्व है। तो सबसे ज्यादा घनत्व आपसे कहाँ पे देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है सबसे अधिक घनत्व है भारत। तो ये सभी डेटा याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश की जनगणना अभी जो है वो 2021 की जनगणना 10 वर्ष पश्चात होती है। दरअसल 10 वर्ष पश्चात होती है। तो अभी 10 वर्ष पश्चात मतलब अभी 2021 के जो है वो आंकड़े आना है, अभी अभी आए नहीं है। तो बाकी की चीजें जो है वो जैसे आएंगी अपडेट हो जाएंगी। तो इन सबको आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात आपसे पूछ लिया तो बालाघाट में है। ठीक है, और सबसे न्यूनतम कहाँ पर है? लिंग अनुपात भिंड जिले में देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें तो सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात आपको कहाँ देखने को मिलता है? अलीराजपुर में देखने को मिलता है। और सबसे कम की बात की जाए तो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये अब ठीक है। ओके, तो इन सबको आपको याद रखना है। वो कैमरा थोड़ा बार बार हिल रहा है तो माफी चाहूंगा, डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सब चीजें आप याद रखना है मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भोपाल में राज्य लघु वनोपज महासंघ की स्थापना जो है वो ये कब हुई थी? 1983, 1984, 1985 या 1986 में आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको देखने को मिलेगी 1984 में। 1984 में राज्य लघु वनोपज महासंघ की स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या है? जो लघु वनोपज होते हैं उसको देखभाल करना, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। भोपाल में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी भोपाल। ठीक है, भोपाल में बात की जाए तो पहली बात तो वन विहार नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। तो ये याद रखना है आपको, वन विहार नेशनल पार्क। ओके, वन विहार नेशनल पार्क हो गया। भारत भवन, भारत भवन हो गया। रविंद्र भवन हो गया। भारत भवन, रविंद्र भवन, तो इनको याद रखना है आपको। काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। भारत भवन का चार्ल्स कोतिया के द्वारा जो है इसका वास्तुकार है, तो ये याद रखना है। श्यामला हिल्स होगी जो कि मुख्यमंत्री का निवास है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्यामला हिल्स जो है कहाँ पर है। राजा भोज की नगरी कहा जाता है इसको, राजा भोज की नगरी कहा जाता है। तो ये याद रखना है, राजा भोज जो थे वो परमार वंश के शासक थे। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी एमपी हाईकोर्ट का जो एग्जाम हुआ था कि राजा भोज जो है वो किस वंश के शासक थे? तो परमार वंश के शासक थे। तो राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता है, झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वन विहार नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसको ISO सर्टिफिकेट दिया गया। तो ये याद रखना, पहला जो है वो नेशनल पार्क है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की संपदा परियोजना किससे संबंधित है? सूखा राहत परियोजना, दस्तावेज का पंजीकरण और ई स्टाफिंग परियोजना, समाज के कमजोर वर्ग की खाद्य सुरक्षा और बीज गुणवत्ता नियंत्रण परियोजना। तो इस संपदा परियोजना जो है वो दस्तावेज को पंजीकरण और ई स्टाफिंग है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जो है वो संपदा परियोजना संबंधित है दरअसल। और इसमें क्या है, दस्तावेज जो हैं तो उनका पंजीकरण और जो ई स्टाफिंग है ये सब जो है आपको ऑनलाइन देखने को मिलता है। तो याद रखना है। मध्य प्रदेश के द्वारा अलग अलग चीजें जो है वो चलाई गई हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंख अभियान जो है वो किससे संबंधित है? तो पंख अभियान जो है वो ये है
बालिका दिवस पर शुरू किया गया था 24 जनवरी को। और यह जो है वो बालिकाओं के पोषण, उनको देखभाल, उनकी नॉलेज, इन सबसे जो है वो संबंधित था पंख अभियान। तो ये अभी चलाया गया था 2021 में। तो यहाँ से जो है वो काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य ये किस स्थान पर है? मंडला, जबलपुर, दमोह, या बात की जाए आपको सागर। रानी दुर्गावती, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दमोह। दमोह में ये रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंगौरगढ़ का किला ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो ये भी आपको जो है वो दमोह में देखने को मिलेगा। और यह बात की जाए तो आपको रानी दुर्गावती का जो किला था वो यही इसी नाम से जाना जाता है। तो इनकी वीरताओं के लिए बखान करता है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती संग्रहालय आपसे पूछ लिया जाए तो वो जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर में है रानी दुर्गावती संग्रहालय हो गया। रानी दुर्गावती की समाधि हो गई, वो आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना होना, जबलपुर। ठीक है, तो संग्रहालय समाधि ये कहाँ पर है? आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी रानी दुर्गावती की। तो इन सबको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का पहला राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? राकेश बंसल, डॉक्टर अजीत रायजादाद, एन.वी. लोहानी, या बसंत प्रताप। तो आसान सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। एन.वी. लोहानी जो थे वो पहले मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। अभी कौन है करंट में, वर्तमान में आपको याद रखना है, वर्तमान में जो है वो बसंत प्रताप, बसंत प्रताप सिंह। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग पहली बात तो ये संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसका जो है वो बखान किया गया है। भाग कौन से में है? 15 में है। और 324 से लेकर 329 तक जो है वो आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल पूछ ले जाते हैं, याद रखना है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, अगर हम भारत की बात करें, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो इसकी जो अगर हम बात करें तो जो नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। माफ करना, थोड़ी मेरी राइटिंग बहुत ही बेकार है। राष्ट्रपति जो है वो करता है। तो ये याद रखना है आपको। इनका जो कार्यकाल है 665 होता है। और बात की जाए 562 जो होता है वो अन्य का होता है। तो ये भी जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनको आपको याद रखना है। जो हमारा जो निर्वाचन आयुक्त है, मैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। इनका काम क्या रहता है? जो निर्वाचन होते हैं उनको कराए जाना, जो चुनाव चिन्ह है उनको प्रदान करना। ठीक है, बाकी जो आचार संहिता है उसको लगाना। तो ये सब चीज़ें जो है वो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अभी भारत में कितनी पार्टी हैं जिनको जो है वो चुनाव के द्वारा जो है निर्वाचन आयुक्त के द्वारा जो है वो उनको मान्यता दी गई है? तो ये है 8 पार्टी। ठीक है, 8 पार्टियां हैं जो कि इनको चुनाव चिन्ह वगैरह जो बात की जाए इनको मान्यता प्राप्त है भारत की 8 पार्टियों का। तो इन सबको याद रखना है। भाग 15 में है, 324 से 329 तक जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर आपको जो आयु है और लिख देता हूँ, जिससे कि आपको याद रहे। 665 और जो अन्य होते हैं 662 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, 6 वर्ष, 65, 62। तो ये कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल होता है। अभी आपसे भारत के पूछ रहे हैं तो सुशील चंद्रा है, इनको याद रखना है आपको। सुशील चंद्रा ये वर्तमान में है, अभी बने हैं। तो ये भारत के निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न देखिए, खजुराहो नृत्य समारोह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? भारतीय कला और नाटक समूह, मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश लोक नृत्य संगठन, भारतीय कलाकारों का संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा जो है वो खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। ये कहाँ पर किया जाता है? छतरपुर में। छतरपुर में किया जाता है। अभी हाल ही में जो है वो खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन हुआ था। खजुराहो में आपको जो है मंदिर देखने को मिलते हैं। टोटल जो है वो 85 मंदिर थे पहले, अब तो बहुत कम बचे हैं। चंदेल शासकों द्वारा जो है वो बनवाया गया था। चंदेल शासकों द्वारा जो है वो बनवाया गया था 85 मंदिर, जिसमें से सबसे बड़ा मंदिर जो है वो
सबसे बड़ा मंदिर कदरिया महादेव, कदरिया महादेव का मंदिर है। तो ये आपसे पूछा जाता है, बहुत बार जो है वो पूछा गया है। यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था 1986 में, यूनेस्को की विश्व धरोहर में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, आपसे कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। इनका निर्माण कब हुआ था ये भी आपसे पूछा जाता है। तो निर्माण हुआ था 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपसे अभी हाईकोर्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखना है इन सबको, छतर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, या बात की जाए इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल इनमें से कोई नहीं। अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको एक बचपन में MBA करके एक ट्रिक बताई थी, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो बांग्लादेश से लगती है, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, और उसके बाद सबसे जो है वो अफगानिस्तान। ठीक है, तो सबसे कम किससे? अफगानिस्तान से। सबसे ज्यादा जो है वो बांग्लादेश से है। इस करीबन जो है वो 4000 के करीबन जो है वो देखने को मिलती है, 4000 कुछ के आसपास है, 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है। सबसे जो कोस्टल लाइन है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है। तो ये काफी पूछ लिया जाता है। भारत की कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा अधिक है किसकी? गुजरात की है। तो ये याद रखना है, तो इम्पोर्टेंट है। ये भी कहाँ से कुछ, ये भी बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कोस्टल लाइन पर जो भारत के राज्य हैं वो कितने हैं? 9 राज्य हैं। 9 राज्यों की जो है वो कोस्टल लाइन है। तो या कहा जाए समुद्री तट से जो है वो लगे हुए हैं। तो 9 स्टेट जो है वो हैं। तो इनको भी आप याद रखना है, ये ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टोटल जो उनकी, ये अगर हम बात करें कितनी लंबाई है, 756.6 के करीबन जो है वो ये किलोमीटर जो है वो है। और सबको मिला के जो है वो कोस्टल लाइन देखा जाए भारत की। ठीक है, अगर हम बाकी जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, इन सबको छोड़ दें, तो जो भारत के 9 राज्य जो टच करते हैं उनकी जो है वो 6100 किलोमीटर जो है वो उनकी लंबाई। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर पदोंग सो झील, ये यहाँ पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या लेह में? तो ये आपको लेह में देखने को मिलेगी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, लेह में। ठीक है, झील है एक, आपसे पूछ ली जाती है लोकटक झील। ये कहाँ पर है? मणिपुर में। मणिपुर में है लोकटक झील, और ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। नॉर्थ ईस्ट की एकमात्र लोकटक झील जो है वो मीठे पानी की झील है। वैसे आपको जो है वो बुल्लर झील देखने को मिलेगी जो जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी मीठे पानी की झील है। ठीक है, चिल्का झील आपको कहाँ देखने को मिलेगी? उड़ीसा में देखने को मिलेगी, जो कि खारी पानी की झील है। तो ये झीलें जो है वो काफी पूछ ली जाती हैं, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर सौरव विहार जो है वो किस नदी को कहा जाता है? गंगा, कोसी, यमुना, या बागमती? इसका आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी को जो है वो सौरव विहार सौरव विहार जो है वो कहा जाता है। दरअसल जो है ये नेपाल के हिमालय से, नेपाल में जो हिमालय है तो वहां से निकलती है, और बिहार में आके जो है वो काफी जो है वो बाढ़ जो है वो करती है, बाढ़ जो है वो होती है इसकी वजह से। तो इस वजह से जो है वो सौरव विहार जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर चिल्का झील, ये मैं आपको बता चुका हूँ, उड़ीसा में है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर, जिसे क्या बुझाता है? ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। ठीक है, नरसिंह देव के द्वारा जो है बनवाया गया था। नरसिंह देव फर्स्ट जो गंग वंश के शासक थे, गंग वंश के शासक, किसके द्वारा? नर सिंह देव फर्स्ट के द्वारा जो है ये बनवाया गया था कोणार्क मंदिर। यह पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी से संचालित जो है वो एकमात्र मंदिर है, या पहला कहा जाए मंदिर है। तो ये पूरा जो है यहाँ पर जो बिजली है, ये पूरा जो है वो सोलर एनर्जी से जो है वो मंदिर है। तो इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं, सूर्य मंदिर भी कहते हैं। और ये सब आपको याद रखना है। उड़ीसा में महानदी पर जो है वो हीराकुंड बांध भी है, हीराकुंड बांध। तो ये किस पर है? महानदी पर।
महानदी पर है, तो ये भी आप याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। यहाँ पर भीलर द्वीप है जिसका नाम अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, तो ये भी याद रखना है, नाम बदल दिया। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं डाला गया था? अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्रता या समाजवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ये शब्द नहीं डाला गया था। दरअसल अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसे हम लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी, जैसे कि डीपीएसपी हो गया, डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, तो ये जोड़ी गई थी, काफी यहाँ से देखने को मिले थे। तो 42वें संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था। तो ये यहाँ से एक आपसे पूछ लिया जाता है कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना, ठीक है, शिक्षा देना, निःशुल्क शिक्षा देना। तो ये भी कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 61वां संविधान संशोधन पूछा जाता है, जिसमें क्या था, 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान आयु, मतदान आयु 21 से 18 वर्ष की गई थी। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था पहला, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसके 2 साल बाद हुआ था, तो 1978 में, ठीक है, 1978 में जो है वो 44वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। 101 बार जो है वो जीएसटी का था, ठीक है। 102 की बात की जाए तो ओबीसी का था। 103 की बात की जाए तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो ये जो है वो यहाँ से काफी जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इन सबको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट है यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध आला गीत गाए जाते हैं नर्मदा स्नान के समय, मृत्यु के अवसर पर दुखित गीत, दार्शनिक गीत या बहादुरी वीरता गीत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बहादुरी और वीरता के लिए। जो आला उदल थे वो वीरताओं के लड़ाओं के लिए जाने जाते थे, और ये बुंदेलखंड में काफी प्रसिद्ध हैं। तो आला के गीत आपको जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो महोबा वाला क्षेत्र था तो वहां पर जो है वो इनको देखने को मिलता था। तो ये था दोस्तों आज के प्रश्न। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।